गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वेक्टर। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सबको हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द स्केलर, सेकेंड वन वेक्टर। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? जिनके पास क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या होते हैं? जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो एंड मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई करना कंपलसरी है। द फर्स्ट वन इज द फिजिकल क्वांटिटी मस्ट है मैग्नीट्यूड, सेकेंड वन डायरेक्शन एंड मस्ट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। टू टाइप का होता है, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी उनको दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, स्केलर एंड द वेक्टर। व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटी? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिनको आप मेजर कर सकते हो। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक स्टैंडर्ड होना कंपलसरी है, जिसका वैल्यू यूनिवर्सली हर जगह क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। एंड दैट स्टैंडर्ड इज नोन एज यूनिट। पॉइंट इज क्लियर? तो हम लोग बैक में नहीं जाने वाले हैं, बस केवल हमको पढ़ना क्या है, अभी वेक्टर स्टडी करना है, वेक्टर। नोट डाउन दिस। तो यहां से कुछ पॉइंट हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? जैसे आप कहते हो कि मुझे मैंगो चाहिए 5 kg, क्या है? दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड। ओके, नेक्स्ट वन। आपसे कहा जाए एक बॉडी का पोटेंशियल -6 वोल्ट है, -6 वोल्ट। तो यहां पे चेक करो, जो 6 वोल्ट है क्या? दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द। चूंकि स्केलर क्वांटिटीज के पास कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो इसके पास क्या हो, केवल मैग्नीट्यूड हो। कुछ बुक में आपको ऐसे मिल जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं इसको, न्यूमेरिकल वैल्यू। बट इन द रियल लाइफ अगर इसको लिखना हो कि मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू क्या होता है, यूनिट। एंड दिस कैन बी -6 also, 5 also, any number, any real number. Okay, and it can be kg, मीटर, वोल्ट, एम्पियर, सेकेंड। पॉइंट क्लियर है? तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बेसिक आइडिया आपका हो गया किसका, मैग्नीट्यूड का। अब आते हैं इस पे, वेक्टर क्वांटिटी पे। आगे बढ़ने के पहले हम लोग एक प्रॉब्लम कर लेते हैं इस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी आर वेक्टर? विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज आर वेक्टर? पहला 5 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड 6 मीटर, थर्ड 8 न्यूटन, फोर्थ फोर्स, फिफ्थ 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, 9। आपको बताना है इसमें कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सा स्केलर है। प्लीज चेक हियर। कैसे चेक करेंगे हम लोग? जितने भी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं सबके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा।
Point is clear? And magnitude consists of numerical value and the unit. Look here in the first. 5 meter per second is the unit of the speed or velocity. Velocity is a vector quantity, so velocity must have a direction. But here only what? Magnitude is the given. तो you can say 5 meter per second है no direction, तो ये हो जाएगा आपका स्केलर हो जाएगा. ये क्या हो सकता है? क्या स्पीड हो सकता है? नहीं, इट कैन बी स्पीड, स्पीड हो सकता है, या इसको आप ये भी कर सकते हो, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. ओके. 6 मीटर क्या है? इट कैन बी लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ओके. इट कैन बी डिस्टेंस आल्सो. और क्या हो सकता है? इट कैन बी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है. ठीक. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी ओनली द कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट. इट हैज नो डायरेक्शन. और द 8 न्यूटन वेक्टर की स्केलर है, इसके पास कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा. ये भी स्केलर है. ये क्या है? क्या फोर्स है? क्या 8 न्यूटन? 8 न्यूटन को आप फोर्स नहीं कर सकते. तो याद रखिएगा, जो 8 न्यूटन होता है दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, दिस इज द नॉट फोर्स. फोर्स खुद में वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये वेक्टर हो जाएगा. जब भी आप फोर्स कहोगे ना तो इसके अंदर दो चीज़ें आ जाएंगी. पहला आएगा मैग्नीट्यूड और अगला का डायरेक्शन. जब आप लिखते हो 8 न्यूटन इट मीन्स इट हैज ओनली द मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन. पॉइंट इज क्लियर? फिफ्थ वन, 5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन. 5 मीटर पर सेकेंड आपसे ये कहता है कि ये या तो स्पीड हो सकता है या वेलोसिटी हो सकता है. चूंकि इसके पास डायरेक्शन दिया गया है तो इट इज द वेलोसिटी. ओके. नाउ सेवंथ, सिक्स्थ वन, 9 क्या? सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू है. 9 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है. जितने फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में दिए गए हैं सबको पहचानने के लिए क्या दिया गया है? एक स्टैंडर्ड दिया गया है. ठीक. जैसे आप दुकान पे जाते हो आम खरीदने के लिए तो आप कभी नहीं कहते हो कि मुझे 4 न्यूटन आम चाहिए, 4 न्यूटन आपको आम नहीं देगा. आप कहते हो मुझे 4 kg आम चाहिए. इसका मतलब क्या है? kg किसके लिए यूज किया जाता है बताइए? मास के लिए किया जाता है. ये यूज किया जाता है फोर्स के लिए. तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, फोर्स, मास, लेंथ, टाइम, सबको क्या दिया गया है? एक स्टैंडर्ड दिया गया है. इसी को देख करके हम पहचानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है. पॉइंट इज क्लियर है? तो बेसिक आइडिया आपको यहाँ से लग गया होगा कि किस तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं. पॉइंट इज क्लियर? नोट डाउन दिस. आपसे कहा जा 8 डॉग्स, इसका मतलब क्या है? तो ये नंबर है, सीधा नंबर, एग्जैक्ट नंबर है, नंबर. ठीक. तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है नहीं, इट हैज ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू. तो इस केस में आप कभी भी वेक्टर स्केलर की बात मत करिएगा. वेक्टर स्केलर की बात हम लोग केवल किसके लिए करेंगे? ओनली फॉर द फिजिकल क्वांटिटी. जब भी आप कहते हो ना कि किसी बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3.2, 1.2 है या 1.5 है, तो इसको एक्चुअली हम लोग लिखते कैसे हैं? 1.5 अगर सिंपल दे दिया जाए तो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कोई और नंबर है. पॉइंट इज क्लियर? तो इसको हम शो कैसे करते हैं? 1.5 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई मीटर पर सेकेंड. यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो भी n एक फिजिकल क्वांटिटी है वह 2 वेलोसिटी का रेशियो है. तो जो बहुत अच्छे बुक होते हैं उसमें मेंशन होता है कि दिस इज द मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब क्या है कि ये 2 फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हो. ये बेसिक चीज़ें इतना आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट. ओके. तो इसके पास कोई यूनिट तो फिलहाल है नहीं. अगर आप ये लिख दिए होते मीटर पर सेकेंड तो क्या बन जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाता है. ओके. अब बात करते हैं, बहुत ये आपका बॉक्स है, इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ कि फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर बहुत सारी हैं फिजिकल क्वांटिटीज. अगर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं
जब भी किसी एक को आप इसमें से बाहर निकालोगे ना तो उसका नाम होगा। इट कैन बी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वेक्टर, सॉरी डिस्टेंस, टाइम, प्रेशर, फोर्स, लाइक दैट। ओके, तो यहां से आप नोट कर सकते हो बहुत सारी चीजें। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप बाहर निकालोगे ना तो नो डाउट इसके पास क्या होगा, एक नाम होगा कि वो स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा या डिस्टेंस होगा या टाइम होगा। तो नाम एज्यूम करते हैं ए है, थोड़ी द ए नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अगर इसके ऊपर एक एरो लगाओ इस तरीके से तो आप क्या कहोगे, ये फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर है। इट रिप्रेजेंट ए इज ए वेक्टर, ए जो है एक वेक्टर है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। हम लोग इस तरीके से शो कर सकते हैं, कुछ बुक में ऐसे भी दिया गया लाइक दिस। ये भी क्या है, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर है। जो लेंथ है ये क्या शो करता है आपका, मैग्नीट्यूड, एंड दिस डायरेक्शन, ये क्या शो करता है, एरो डायरेक्शन शो करता है। इसको हम कहते हैं टेल, सीधा हेड। ये कुछ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, इसको आप कुछ इस तरीके से शो कर सकते हो। हो गया कंप्लीट। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर ए दिया गया है आपको, सीधा वेक्टर ए, तो इसके पास दो चीजें होंगी। पहला होगा मैग्नीट्यूड, इसको हम लोग शो करते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए। कुछ बुक में इसको इस तरीके से भी दिया रहेगा ए, एंड इट हैज डायरेक्शन। डायरेक्शन हम दो तरीके से शो करते हैं। एक आपका होता है ए कैप, इसका नाम होता है यूनिट वेक्टर। एक शो करते हैं एंगल थीटा से। जैसे कहा जाए कि एक वेक्टर है, वेक्टर ए, यह हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 अप्लाई कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। ठीक, तो डायरेक्शन को हम दो तरीके से शो कर सकते हैं, इन द टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर एंड एंगल थीटा। पॉइंट इज क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। आगे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया है 6 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहला है मैग्नीट्यूड, अगला है डायरेक्शन। तो आप इसको लिख सकते हो, दिस इज द मॉड ऑफ वेक्टर ए, दैट इज मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन को हम शो करते हैं ए कैप से, इसका नाम क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से ए कैप कितना आ जाएगा, वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ द वेक्टर ए, मॉड ऑफ द वेक्टर ए। दिस इज नोन एज यूनिट वेक्टर। इसका नाम क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। इसको डिफाइन करना हो, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, कैसे डिफाइन करोगे आप। यूनिट वेक्टर क्या होता है, चेक करते हैं। द वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, द वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 न्यूटन आई कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 1 मीटर जे कैप। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। ये क्या होते हैं, इसका जब मॉड निकालोगे तो 1 आएगा सभी का। इसको क्या बोल सकते हो आप, यूनिट वेक्टर बोल सकते हो। तो जितने भी वेक्टर्स होते हैं सबके पास क्या होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। क्या होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। और वही डायरेक्शन क्या शो करता है, यूनिट वेक्टर। तो एवरी वेक्टर है यूनिक डायरेक्शन, ए यूनिक
डायरेक्शन। जितने भी वेक्टर होते हैं सबके पास खुद का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। वो किससे शो करते हैं हम लोग, इन द टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। अब आगे स्टडी कर लेते हैं हम लोग, आप पढ़े भी होंगे इस तरीके से। एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। जब भी हम मोशन पढ़ेंगे तो एक्स वाई जेड में पढ़ेंगे, वन एक्स वाई जेड। तो अगर वन लेंथ आप एज्यूम कर रहे हो, यूनिट लेंथ, यूनिट अलोंग द एक्स एक्सिस, आई कैप से शो करेंगे। वन यूनिट लेंथ अलोंग द वाई डायरेक्शन, इसको हम शो करेंगे जे कैप से। अगर नेगेटिव एक्स में वन यूनिट, इसको हम शो करेंगे माइनस आई कैप से। अगर नेगेटिव वाई में वन यूनिट, इसको शो करेंगे माइनस जे कैप से। अगर पॉजिटिव जेड में वन यूनिट, तो इसको शो करेंगे हम लोग के कैप से। याद रखिएगा, एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। इधर है तो आई कैप, इधर है तो जे कैप, इधर है तो के कैप। सिमिलरली माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। These are the representation of unit vector along these directions. ओके, इस पे कुछ काम करते हैं हम लोग। जैसे आप कहते हो, ए पार्टिकल इज मूविंग with the velocity 6 meter per second along the positive x axis। तो इतना लंबा लिखने का आपकी आवश्यकता फिलहाल तो है नहीं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 मीटर पर सेकेंड इंटू आई कैप। क्या हो जाएगा, आई कैप। जैसे अगर एक प्रॉब्लम दिया है लाइक दिस, आपसे कहा जाए कि एक वेक्टर ए दिया है 5 मीटर, वेक्टर बी दिया है 2 न्यूटन, वेक्टर सी दिया है 3 न्यूटन, वेक्टर डी दिया है 6 मीटर पर सेकेंड। इन सबको लिखना है इन द टर्म ऑफ आई कैप जे कैप। तो ए को चेक करो आप, वेक्टर ए कितना आएगा बाबू, 5 मीटर, चोंच किधर है, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स। तो वेक्टर ए को आप लिख सकते हो 5 मीटर आई कैप। ओके, वेक्टर बी को क्या लिख सकते हो आप, तो बी का जो चोंच है ना पॉजिटिव वाई में, तो लिख सकते हो 2 न्यूटन जे कैप पॉजिटिव वाई के लिए। सी चोंच नेगेटिव एक्स में, तो 3 न्यूटन माइनस आई कैप, इसको आप आगे लिख सकते हो माइनस 3 न्यूटन आई कैप। वेक्टर डी को क्या ले सकते हो आप, ये 6 मीटर पर सेकेंड है, जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव वाई में है, तो माइनस जी के। तो जब भी कोई वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, उसका डायरेक्शन उल्टा हो गया है विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स, आई कैप जे कैप, लाइक दैट, आई कैप जे कैप। नोट लिख लीजिए एक छोटा सा, जब भी कोई वेक्टर कुछ इस तरीके से दिया गया हो कि वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, इसका मतलब क्या होता है, ये एक्स के अलॉन्ग है या वाई के अलॉन्ग है जेड के अलॉन्ग। तो जो ए वेक्टर लाई करेगा ना, वो स्पेस में लाई करेगा। स्पेस में क्या होता है, एक्स वाई जेड तीनों होता है। ठीक, ये एक्स कंपोनेंट होता है या वाई कंपोनेंट या जेड कंपोनेंट होता है। तो इसका जो मॉड होगा ना, मैग्नीट्यूड, वो आएगा a1 अंडर रूट a1 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस a3 का होल स्क्वायर। एंड ए कैप कितना आएगा, वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ द वेक्टर ए, दैट कम्स आउट टू बी a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप a3 के कैप डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर, दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर ए। इस पर कुछ काम कर लेते हैं हम लोग।
जैसे अगर आपको प्रॉब्लम दिया है वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ओके, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर along पहला पार्ट a प्लस बी वेक्टर, बी पार्ट a माइनस बी वेक्टर। कैसे निकालोगे आप? देखो, जब भी हम दो वेक्टर को एडअप करेंगे ना तो याद रखिएगा i हमेशा i के साथ जुड़ेगा, j हमेशा j के साथ, k हमेशा k के साथ। और जब भी माइनस करोगे तो i हमेशा i के साथ माइनस होगा, j हमेशा j के साथ, k हमेशा k के साथ। तो पहले पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा बाबू? a प्लस बी को आप लिख सकते हो, यहाँ पे i1 है, यहाँ पे i माइनस 1 है, दोनों को एडअप करो कितना आ जाएगा? 0i कैप आ जाएगा। इसको एडअप करो प्लस 2j कैप आ जाएगा, इसको एडअप करो तो प्लस k कैप आ जाएगा, 2 प्लस 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा? k कैप आ जाएगा। अब एक नया वेक्टर आपको मिल गया, लेट वेक्टर c है। ये क्या है? वेक्टर c। तो c है क्या? a प्लस बी के बराबर है, तो इसको आप लिख सकते हो 0i कैप को हटा दो आप, 2j कैप प्लस k कैप। तो इसके पास मॉड कितना होगा? वैल्यू √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा? √5 यूनिट आ जाएगा, √5 यूनिट। पॉइंट इज क्लियर है। एंड सी कैप कितना आएगा? दैट वेक्टर सी डिवाइड बाई मॉड ऑफ सी, वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप, तो 2j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाई मॉड ऑफ द 5 आ जाएगा, सीधा सी कैप। अब बात करते हैं माइनस पी का। जब भी दो वेक्टर को हम लोग माइनस करेंगे तो आपको एक नया वेक्टर मिलेगा। लेट दैट्स वेक्टर इज सी, सपोज d नॉट c, बिकॉज द c वी हैव एज्यूम हियर। तो d कम्स आउट टू बी वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो i हमेशा i के साथ माइनस होगा, j हमेशा j के साथ, k हमेशा k के साथ। यहाँ पे तो i1 है, यहाँ -1, दिस माइनस दिस कितना आ जाएगा? 2i कैप आ जाएगा। दिस माइनस दिस कितना आ जाएगा? 0j कैप आ जाएगा। दिस माइनस दिस कितना आ जाएगा? -3k कैप आ जाएगा। ओके, ये वेक्टर d हो गया। अब यहाँ से आप आसानी से मॉड ऑफ d निकाल सकते हो और d कैप निकाल सकते हो, लाइक दैट। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। कुछ पॉइंट आप नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज़। जब भी कोई वेक्टर a वेक्टर b के बराबर होगा तो इसको आप लिख सकते हो मॉड ऑफ द वेक्टर a इंटू a कैप, इसको लिख सकते हो मॉड ऑफ द वेक्टर b इंटू b कैप। ये दोनों इक्वल तभी होंगे ना जब मॉड a मॉड b के बराबर हो, एंड a कैप मस्ट बी इक्वल टू b कैप। It means both have same magnitude and lies along the same direction। जब भी ये कंडीशन होल्ड करेगा तो जो दोनों वेक्टर होंगे दोनों में से इक्वल होंगे। दोनों क्या होंगे बताइए? इक्वल होंगे। पॉइंट इज क्लियर? तब दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे इक्वल। ठीक, सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिनके पास डायरेक्शन तो होता है लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते। ठीक है, जैसे सरफेस टेंशन। अगला आपका होता है टाइम, प्रेशर, करंट। ठीक, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी दैट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो इन सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं कर सकते, वेक्टर क्वांटिटी नहीं कर सकते।
क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना कंपलसरी है। द फर्स्ट वन इज द फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड मस्ट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। थर्ड पॉइंट, जब भी हम दो वेक्टर के बीच का एंगल चूज करते हैं, सपोज ये वेक्टर ए दिया है, ये वेक्टर बी है, तो दोनों के बीच का एंगल कैसे डिसाइड करते हैं, याद रखिएगा दोनों के डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है, स्मॉलर एंगल, एक तो थीटा है, एक 360 माइनस थीटा हो जाएगा, तो क्या चूज करना है, जो छोटा वाला होगा। ये जो आप एंगल चूज करोगे दोनों के बीच का, वो क्या कहलाएगा बताओ, द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों के चोंचों के बीच का एंगल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर ये वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी दिया है, ये एंगल दिया है 120 और पूछा जाए ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, तो कैसे डिसाइड करोगे आप, तो दोनों के चोंचों के बीच का, याद रखिएगा वेक्टर को शिफ्ट करने से उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये लेंथ नहीं चेंज होना चाहिए, बिल्कुल सेम लेंथ है, ये लेंथ नहीं चेंज होना चाहिए, तो इसका जो टेल है क्या करना है, इसके टेल से कोइंसाइड करा दीजिए आप, लेंथ बिल्कुल नहीं सेम है, जो डायरेक्शन है वो भी नहीं चेंज करना चाहिए। तो अगर ये 60 है, 120 है, तो ये कितना आ जाएगा 60, तो ये 60 आ गया। तो याद रखिएगा वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो ऊपर नीचे दाएं बाएं, बस याद रखिएगा डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो नहीं चेंज होना चाहिए, तो वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं आता, शिफ्टिंग करने से वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं आता। तो आप लिख सकते हो द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स इज द 60 डिग्री, कितना दिया है 60 डिग्री होगा, नॉट 120, सीधा करेक्ट। तो चोंचों के बीच का एंगल क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल माना जाता है। जैसे अगर वेक्टर कुछ इस तरीके से दिया है, तो दोनों का चोंच एक ही दिशा में है, दोनों का चोंच क्या है बताओ, डायरेक्शन एक ही दिशा में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा बताओ, 0 आएगा। जब भी 0 आए वेक्टर, तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर, क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर। ओके, कभी कुछ इस तरीके से आ जाए, वेक्टर ए इधर दिया है, वेक्टर बी पीछे दिया है, तो वेक्टर कहीं भी लाई करे, बस चोंचों के बीच का एंगल चेक करना, एक आगे एक पीछे, तो यहाँ दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा बताओ, 180 आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल, क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। ठीक, एक हो सकता है कि वेक्टर इधर लाई कर रहा है, वेक्टर भी कुछ इस तरीके से लाई कर रहा है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 है, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर और परपेंडिकुलर वेक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर। तो चोंचों के बीच का एंगल 90 हो तो ऑर्थोगोनल। पॉइंट इज क्लियर। और कभी कुछ इस तरीके से हो सकता है कि बहुत सारे वेक्टर एक ही पॉइंट पे लाई करें, लाइक दिस, ए बी एंड सी, तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं इस तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं कंकरेंट वेक्टर, क्या कहते हैं, कंकरेंट वेक्टर। जब बहुत सारे वेक्टर एक ही पॉइंट पे एक्ट हो तो उसको हम कहते हैं कंकरेंट वेक्टर, कंकरेंट वेक्टर। एक होता है कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। प्लेन क्या होता है, बोर्ड आपका प्लेन है, अगर दो से अधिक वेक्टर किसी प्लेन में दिए गए हैं, एक ही प्लेन में, को मतलब क्या होता है, सेम, इसका मतलब होता है प्लेन। जब एक ही प्लेन में लाई कर, वेक्टर ए है इसी प्लेन में लाई कर रहा है, वेक्टर बी है ओके इसी प्लेन में लाई कर रहा है, वेक्टर सी है इसी प्लेन में लाई कर रहा है, इसको आप x मान सकते हो, इसको आप y मान सकते हो। जब दो तीनों का जो डायरेक्शन हो ना, वो उसमें केवल i और j कंपोनेंट हो, इट कैन बी आल्सो एक i कैप और j, k ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल द वेक्टर्स लाइज इन द सेम प्लेन, ऑल द वेक्टर्स आर लाइज इन द सेम प्लेन, उसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। आगे पढ़ेंगे सबके बारे में, ठीक। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए वेक्टर स्टार्ट करने के पहले। ओके, नाउ
अब यहाँ से कुछ चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, विच ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स आर पैरेलल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ओके, बी ऑप्शन दिया है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। सी ऑप्शन दिया है 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। ओके, डी ऑप्शन दिया है 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 8k कैप। इन चारों में से कौन सा वेक्टर इसके पैरेलल है? हाउ विल यू चेक? तो जब भी हम बात करेंगे पैरेलल वेक्टर का, तो याद रखिएगा जो डायरेक्शन होना चाहिए दोनों का बिल्कुल सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। थीटा मस्ट बी 0। डायरेक्शन सेम तभी हो सकता है ना जब सभी का आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट क्या होती है? सेम साइन हो। तो यहाँ पे जो आई कंपोनेंट है जो पॉजिटिव है, तो चेक करो किसमें पॉजिटिव है। यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है, तो ये रेस से बाहर निकल गया। यहाँ नेगेटिव है, चेक करो किसमें नेगेटिव है। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, ये तो बाहर तो हो ही गया। यहाँ प्लस है तो प्लस, नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ आ गया, यही बाहर चला गया। ठीक, यहाँ प्लस है, तो दो अब रेस में बचे हैं 1 और 2। तो जब भी प्रॉब्लम अगर इस तरीके से आता है तो बिना सॉल्व किए आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। बस इतना याद रखना है, जब भी ये वर्ड कहीं लिखा गया हो पैरेलल, इसका मतलब क्या है? द साइन ऑफ आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और किसी में सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो भी रेस से बाहर निकल गया। अब 1 2 में कंपटीशन है। ठीक, चेक करो कैसे करोगे आप इन दोनों में। कॉमन ले लो आप, यहाँ पर कॉमन क्या आएगा बताओ? 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या मिलेगा? आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। जब भी पैरेलल होगा ना तो कॉमन लेने के बाद हमेशा ये टर्म आपको मिल जाएगा। अगर ये टर्म एग्जैक्ट मिल जा रहा है इसका मतलब क्या है? पैरेलल है। ठीक, तो यहाँ चेक करो ये पूरा टर्म आपको मिल जा रहा है, तो आप लिख सकते हो, अगर इसको मैं a मान लेता हूँ तो इन ऑप्शन ए कैन बी रिटन एज 2a। 2 क्या है? एक रियल नंबर है। ठीक, पॉजिटिव रियल नंबर है। इसमें चेक करो बाबू, इसमें कॉमन क्या आएगा? 4 कॉमन आ जाएगा, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। चेक करो जो पोर्शन बचा है ना इन दिस ब्रैकेट वो सिंपल वेक्टर a है, तो इसको आप लिख सकते हो 4a। तो जब भी गिवन वेक्टर को इस वेक्टर के रिप्रेजेंट में अगर आप इस वेक्टर के टर्म में अगर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो तो वेक्टर क्या होगा? हमेशा इसके पैरेलल होगा। इसके क्या होगा बताइए? पैरेलल होगा। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे भी शो कर सकते हैं, अगर कोई भी वेक्टर ए के पैरेलल है तो वेक्टर हमेशा क्या आएगा बताओ? a डैश मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा a, और इट मस्ट बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर, तभी क्या होगा बताओ? पैरेलल होगा, तभी क्या आएगा? पैरेलल। अब बात करते हैं एंटी पैरेलल का। एंटी पैरेलल क्या होता है? जब डायरेक्शन अपोजिट हो। नोट कर लो इसको, आगे डिस्कस करते हैं फिर। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज लगभग आप हर जगह कर सकते हो फिजिक्स में। तो ये फंडामेंटल आपको इसमें थोड़ा इस पर मैं टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, इस चैप्टर पे। Which of the following vectors are anti-parallel to I cap plus j cap माइनस k कैप? ओके, तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा बताओ? पहले पिछले वाले में a एंड d दोनों सही होंगे। ये आपको दिया है एंटी पैरेलल टू दिस वेक्टर। ए ऑप्शन आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। बी
माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। सी 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। डी 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। चेक करते हैं कौन सा एंटी पैरेलल है। इसका मतलब होता क्या है, दिस टर्म, अगर कोई वेक्टर आगे दिया गया है एक वेक्टर पीछे दिया है तो दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी, अपोजिट होना चाहिए। इट मीन्स अगर एक में आई कैप है तो दूसरे में क्या होना चाहिए, माइनस आई कैप होना चाहिए। अगर एक में जे है तो दूसरे माइनस जे होना चाहिए, मतलब साइन अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ नेगेटिव है तो चेक करो किसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, पॉसिबिलिटी है सही होने का। ये नेगेटिव हो गया तो गलत हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव 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 सही है। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो रेस से बाहर है। अब चेक कर सकते हैं कि किसमें क्या क्या कॉमन आएगा। इसमें क्या इसको आप इसमें लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, कॉमन क्या आएगा, -1, तो क्या लिखोगे आप, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस, अगर इसको आप ए मान लेते हो तो माइनस ए आ जाएगा। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो इन द टर्म ऑफ, ये तो बाहर हो गया। यहाँ कॉमन क्या आएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो -2 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं -2a, इसको हम लिख सकते हैं -2, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, चेक करो कॉमन नहीं ले सकते, तो इस वेक्टर को हम कभी भी इसमें नहीं ले सकते। ठीक, तो ऑप्शन क्या सही होगा बताओ, ओनली ए एंड सी। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, जब भी कोई वेक्टर वेक्टर ए की एंटी पैरेलल होगा तो याद रखिएगा इसको हमेशा लिख सकते हैं हम लोग माइनस लेमडा ए, माइनस लेमडा ए। लेमडा मस्ट बी पॉजिटिव रियल नंबर, लेमडा मस्ट बी पॉजिटिव रियल नंबर। तो उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ओके, ये बात हो गया पैरेलल एंड द एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इस पे सवाल आपके फ्रेम होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर में आप कुछ इस तरीके से काम कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन अगला मैं देता हूं, फाइंड मैग्नीट्यूड and direction of -3i cap plus 4j cap, b 3i cap minus 4j cap। चेक करते हैं कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे i है, यहाँ पे j है, मतलब ये जो वेक्टर a है ना वह एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है क्योंकि इसके पास i और j है। ठीक, इसको हम शो कैसे करेंगे, चेक करते हैं। x हो गया, y आपका प्लेन हो गया, 2D इसको कहते हैं। वेक्टर की एक अगर बात करें हम लोग तो इसके पास पहला जो कंपोनेंट है -3i कैप है। इसका मतलब क्या है, जो डायरेक्शन होगा इस कंपोनेंट का वो इधर होने वाला है नेगेटिव x में, और जो लेंथ आएगा सीधा 3 यूनिट। ये आपका 4j कैप है, पॉजिटिव है, तो दिस लेंथ विल बी 4j कैप। जब दोनों मिलेंगे तो वेक्टर ए का जन्म होगा, हैं? हाँ, दोनों को मिला, यहाँ मिल गए। अब वेक्टर ए के पास पूंछ भी होगा और हेड भी होगा, तो ये हेड हो गया, टेल हो गया। ये कहाँ लाई करेगा, 0,0 पे। चेक करो बाबू, इसका जो लेंथ होगा ना ये वेक्टर ए कहलाएगा, इसका जो चोंच होगा नेगेटिव एक्स में होगा, पॉजिटिव वाई के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो दिस वेक्टर इज द वेक्टर ए। अगर आप ये लेंथ निकालोगे मॉड ऑफ वेक्टर ए विच कम्स आउट टू बी यूज द पाइथागोरस थ्योरम, कितना आ जाएगा बाबू, √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, आपका आएगा 5 यूनिट। क्या आएगा, 5 यूनिट। पॉइंट क्लियर है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, डायरेक्शन को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, इन द टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर
एंड इन द टर्म ऑफ एंगल थीटा। यहाँ पे निकालते हैं इन द टर्म ऑफ थीटा। थीटा को हम लेते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स। ये थीटा हो गया, इसको आप अल्फा मान सकते हो। तो इस ट्रेंगल में अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करो बाबू, तो tan अल्फा कितना आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस आ जाएगा, तो 4/3 आ गया। तो अल्फा कितना आएगा, tan इनवर्स 4/3 आ जाएगा। ओके, ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो तो आप ये भी कर सकते हो कि वेक्टर ए निगेटिव एक्स से एंगल अल्फा पे लाई करेगा, एंगल अल्फा पे इन द क्लॉकवाइज। तो ये भी आप लिख सकते हो विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज। ये भी आपका सही है। अगर कोई कहे नहीं मैं पॉजिटिव एक्स से निकालना चाहता हूँ, तो इस ट्रेंगल को अगर यहाँ पूरा ध्यान दो तो क्या मिलेगा, थीटा प्लस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 180 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, 180 माइनस अल्फा आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा 180 माइनस tan इनवर्स 4/3। तो ये जो एंगल आया ना, ये आया है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों सही हैं। आप चाहे यहाँ से आओ इतने एंगल पे, आप यहाँ से आओ, वेक्टर आपको ए मिल जाएगा। ठीक, तो ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी वेक्टर का। इसको कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जब भी प्रॉब्लम होगा इस तरीके से आता है तो बी केयरफुल। बस आपको देखना क्या है कि कहाँ से एंगल आप निकालना चाहते हो, पॉजिटिव एक्स से या नेगेटिव एक्स से। बात करते हैं बी का, बी की बात करते हैं। बी वेक्टर क्या है देख लेते हैं। एक्स से वाई आपने माना है, जो बी है ना इसका एक्स माइनस इसका एक पॉजिटिव 3 है, वाई नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इधर हो जाएगा 3, वाई नेगेटिव है माने जे कैप इधर 4। ये लेंथ तो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, माइनस जे कैप यहाँ छिपा हुआ है और प्लस आई कैप यहाँ छिपा हुआ है। इन दोनों को अगर मिलाओगे ना तो वेक्टर बी का जन्म हो जाएगा। ये वेक्टर बी कहलाया आपका। इसके पास क्या होगा बताइए, डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। यूज द पाइथागोरस थ्योरम, तो बी ऑफ मॉड कितना आएगा, बी का मॉड, ये लेंथ कितना आएगा पूरा, √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, विच कम्स आउट टू 5 यूनिट। कितना आएगा, 5 यूनिट। पॉइंट इज क्लियर। डायरेक्शन निकालना है। अब कहाँ से निकालना है तो आप आज़ाद हो, चाहे यहाँ से निकालो या फिर यहाँ से निकालो। मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ये आपका है एंड ये क्या क्लॉकवाइज है, क्या होती है क्लॉकवाइज। इस ट्रेंगल में अगर इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ तो tan अल्फा कितना आएगा, प्लीज लुक हियर 4/3। अल्फा कितना आएगा, tan इनवर्स 4/3। अब यहाँ पे जो एंगल अल्फा आया है ना वो कहाँ से आपने लिया है, दिस एंगल अल्फा इज द विथ पॉजिटिव एक्स इन क्लॉकवाइज। अगर कोई कहने में पॉजिटिव एक्स से निकालना चाहता हूँ इन एंटी क्लॉकवाइज, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो हैं। ये एंगल कितना मान सकते हो, थीटा। लुक हियर, तो थीटा प्लस अल्फा कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। चेक करो, दिस प्लस दिस, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, 360 माइनस अल्फा, 360 माइनस tan इनवर्स 4/3। अब यहाँ पे जो थीटा है ना विथ पॉजिटिव एक्स इन एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज। इसका वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते, तो यहाँ पे आपको लीव कर सकते हो इसके टर्म में, या जब भी प्रॉब्लम आएगा तो आप उसमें दिया रहेगा। ठीक, द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 4/3। तो यहाँ से हम लोग सीख गए कि इन द टर्म ऑफ एंगल थीटा किस तरीके से हम डायरेक्शन निकालेंगे। पॉइंट इज क्लियर, ओके।
एक सवाल और कर लेते हैं हम लोग। ए वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विथ एक्स वाई जेड एक्सेस। एनी डाउट? Find the value of A cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. B part sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma. तो इसमें तीनों एक्सिस दिए गए हैं, एक्स वाई एंड जेड। जब भी तीन एक्सिस दिए गए हो ना, लाइक दिस, ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, इसको आप जेड मान सकते हो ऊपर की तरफ, ये जेड एक्सिस है। ठीक, जब भी कोई वेक्टर लाइक कर रहा है ना, तो इस तरीके से लाइक कर रहा है, बीच में कहीं कहीं बीच में लाइक कर रहा है। ठीक, अगर ये जेड है एज्यूम कर रहे हो आप, तो वेक्टर कहीं बीच में लाइक कर रहा है। तो पॉजिटिव एक्स से एंगल अल्फा बना रहा है, इसके साथ बीटा बना रहा है, जेड के साथ गामा बना रहा है। तो बताना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना होगा। ध्यान से देखो, नो डाउट अगर कोई वेक्टर दिया है, इसको मैं एक्स मानता हूँ, इसको वाई मानता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये वेक्टर स्पेस में है, तो इसको मैं शो कर रहा हूँ डॉटेड लाइन से। इसका मतलब इस प्लेन के कहीं किसी एंगल से इस तरीके से आ रहा है, और ये एक्स के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, इसके साथ एंगल बीटा बना रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये जो वेक्टर ए है, इसका लेंथ फिक्स होगा कितना, मॉड ऑफ वेक्टर ए। नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दो आप। ओके, ये नॉर्मल हो गया, सीधा नॉर्मल। अगर मैं वेक्टर ए का जो कोऑर्डिनेट है, इसको मानता हूँ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, स्पेस में 0 0 0 हो जाएगा। तो चेक करो आप, इसका जो लेंथ कितना आएगा वेक्टर ए का, मॉड आसानी से निकाल सकते हो हम लोग, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वेक्टर को एक आप इस तरीके से लिख सकते हो, दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट आएगा ना, वो एक्स आएगा, वाई जो वाला है वाई आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल से अगर ध्यान से देखो आप, तो क्या मिलने वाला है आपको, आपको मिलेगा cos अल्फा मस्ट बी इक्वल टू बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस मॉड ए, एंड cos बीटा कितना आएगा, y डिवाइड बाई मॉड ए। ओके, अब z के साथ कितना एंगल बना रहा है बताइए, z के साथ जो एंगल बनाएगा वो गामा बना रहा है, कितना, गामा। तो आप लिख सकते हो cos गामा, सिमिलरली कितना आएगा, जेड डिवाइड बाई मॉड ए आएगा। तीनों साइड का होल स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिए, एडिंग द 3 इक्वेशन बाय स्क्वायरिंग द बोथ साइड। क्या मिलेगा आपको, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा मस्ट बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मॉड ऑफ ए को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिंपल ए। ठीक है, अब तीनों में कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। चेक करो आप,
दोनों साइड का अगर होल स्क्वायर आप कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, सिंपल ए स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका जो वैल्यू आएगा ना पहले पार्ट का वो 1 आएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन। अब आगे बात करते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट। ये कहाँ से आएगा, इसी में चेक कर लो आप। पुट द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1 होता है। प्लस कितना आ जाएगा, इसमें पुट करना है, इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी 2। इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो आप निकाल सकते हो यहाँ से। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आ सकते हैं, बी केयरफुल। ओके, ओके। एक प्रॉब्लम में देता हूँ, करके दिखाओ इसको आप। वेक्टर ए इज इक्वल टू 0.3i कैप प्लस 0.4j कैप प्लस ck कैप। इफ a इज a unit vector, find the value of c। c का वैल्यू कितना आएगा, ये सिंपल दे दिया गया है कि जो a क्या है, यूनिट वेक्टर दे, तो नो डाउट इसका मॉड कितना आएगा, 1 आना चाहिए। इट मस्ट बी इक्वल टू 1। तो आप निकाल सकते हो 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए आप, तो 0.09 आ जाएगा प्लस 0.16 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आप सी निकाल सकते हो, ठीक। और जो सी का वैल्यू आएगा वो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए अबाउट द वेक्टर। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था वेक्टर का। जब भी अगला क्लास हम लोग लेंगे कल, तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ द वेक्टर। तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्रायंगल लॉ एंड द पैरेललोग्राम लॉ क्या होते हैं और किस तरीके से इसकी हेल्प से हम लोग दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।